दशरथ माझी द माउंटेन मैन। आप लोगों ने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये वही दशरथ माझी है जिन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया और ये रास्ता आज भी सैलानियों को अपनी ओर बरबस आकर्षित कर रहा है। आज इस पहाड़ को देखने के बाद ये सोचने पे आदमी मजबूर हो जा रहा है कि एक छीनी और एक हथौड़ी से कोई इंसान कैसे इतने बड़े पहाड़ को काट के रास्ता बना सकता है। ये इंसान की इच्छा शक्ति ही है जो इस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। उनके परिवार के साथ जो बीता वो नहीं चाहते थे कि दूसरे के साथ भी ऐसा हो, इसलिए उन्होंने पहाड़ को ही काटने का निर्णय लिया और उनका लिया गया ये निर्णय आज भी हमारी इच्छा शक्ति को मजबूत और प्रेरणा देता है। आज आप देख रहे हैं कि इस मार्ग पे बस, स्कूटर, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल सब आसानी से आ जा रहे थे। उस ज़माने में इस पहाड़ को पार करने में कितनी समस्या हुई थी। ये मार्ग जो है दशरथ माझी के इस बेमिसाल कार्य का नमूना है, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और उनका ये कहना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो थे दशरथ माझी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए राजगीर की तरफ। आगे पहाड़ ही पहाड़। आप जब बोधगया से राजगीर के लिए निकलेंगे तो मार्ग में आपको ये दशरथ माझी द माउंटेन मैन का वो स्थान मिलेगा और यह स्थान जेटियन रूट के नाम से जाना जाता है। ये जगह बहुत ही सुंदर है। केवल यहाँ बर्फ़ की ही कमी है। अगर एक बार यहाँ बर्फ़ गिर जाए तो आप कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड ऐसे जगहों का भरपूर आनंद यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उससे कम नहीं है आप। ये बिहार की वो धरती है जो अपने आप में खूबसूरती समेटे हुए है। दाएं और बाएं इतने सुंदर सुंदर ताड़ के वृक्ष है, ऐसा लगता है कि जैसे छतरी ताने हुए दोपहर में कोई खड़ा हो छाया देने के लिए। रास्ते में हम लोग पहाड़ों का ये दृश्य और ये हरियाली देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी माझी का वो पहाड़ हमेशा दिमाग में याद आ रहा है कि कैसे 22 साल तक कोई व्यक्ति एक ही काम को करता रह गया। निर्णय में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आगे ये पहाड़ों का दृश्य है और ये घर दिखाई दे रहे हैं अगल बगल। ये वहाँ के लोकल लोग जो है उनके घर हैं, हरियाली के बीच, पहाड़ों के घाटी के बीच, और पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये मनोहर दृश्य ये राजगीर से और आपको सीधे बोधगया तक मिलेगा। और ये मार्ग ही इतना सुंदर है कि इस मार्ग से चलने के बाद आपको पहाड़ आपको ऐसे अपने आप से आपको बांध लेते हैं कि वो शब्दों में कहना मुश्किल है। रास्ते एकदम ही क्लीन है, एकदम जर्क नहीं है। समतल मार्ग बनाए हैं बिहार सरकार ने। इसके लिए बिहार सरकार को बहुत बहुत साधुवाद, जो इतनी अच्छी सड़क इस पहाड़ों के बीच में देखने को मिल रहा है। काफ़ी सुंदर यहाँ का दृश्य है और अगल बगल दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, छाया ही छाया, जंगल, झाड़, पहाड़, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ड्राइव करते हुए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ये मार्ग दोनों तरफ ही पहाड़ है। आगे राजगीर, यहाँ से महज 25 या 30 किलोमीटर अधिकतम होगा और ये हम लोग वहाँ राजगीर पहुँचने ही वाले हैं। और ये है महाराजा बिम्बिसार का वो दीवाल। जैसे चाइना की दीवाल है वैसे महाराजा बिम्बिसार ने भी दीवाल बनवा रखे थे अपने राज्य का। और वो दीवाल का कुछ अंश यहाँ पे बाएं साइड में आप देख सकते हैं। एक छोटा सा मंदिर भी यहाँ पे गुजर रहा है। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए राजगीर की पहाड़ियों में प्रवेश कर रहे हैं। और ये खूबसूरत दृश्य, हरे भरे पेड़, सड़कें और लोग, सैलानी, पर्यटक यहाँ से गुजरते हुए और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे आपको विश्व शांति स्तूप और जंगल सफारी और सोन भंडार मिलेगा। तो मौसम काफ़ी गर्म और काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग सोन भंडार पर चलते हैं। और सोन भंडार हम लोग पहुँचे। वहाँ का ये एक फ़ोटो। यहाँ 2 गुफ़ाएँ हैं जो कि बौद्ध गुफ़ाएँ हैं। ये बिहार है, 2 बिहार है यहाँ पे। वहाँ पे भगवान बुद्ध की कलाकृतियाँ, बोधि वृक्ष
बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ के दीवारों पे अंकित किया गया है। जो आपको इस तस्वीर के पीछे दिखाई दे रहा है, इसको काफ़ी खंडित किया गया है, तोड़ा गया है या किसी वजह से टूट गया है। ये कलाकृति अपने आप में इस बात को इंगित करती है कि उस समय की मूर्तिकला कितनी उम्दा तरीके से विकसित थी। 2 विहार है, एक विहार टूट गया है और ये वाला विहार अभी भी सुरक्षित है। इसके अंदर लिखावट भी मिलेगा, जो ख़त्म हो चुका है, ऐसा लगता है कि उसको किसी तरीके से क्षति पहुंचाया गया। ये बोधि वृक्ष का प्रतिबिंब है या लुम्बिनी का हो सकता है, जहाँ भगवान बुद्ध का जिस पेड़ के नीचे जन्म हुआ था। और ये सोन भंडार का सामने से दृश्य है। अंदर बाएं तरफ की एक गुफा है जो कि एक बौद्ध विहार है, इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हुई है, कुछ लिखे हुए हैं। और दाहिने वाला साइड जो है टूटा हुआ है। और इसके बाद हम लोग पहुंच गए नालंदा। और नालंदा का ये प्रवेश, और नालंदा में हम लोगों ने वहाँ के टूटे फूटे अवशेष को देखा। कहते एक ज़माने में वहाँ 8,000 भिक्षु और 2,000 गुरु थे जो उनको शिक्षा देने का काम करते थे। और विश्व के, दुनिया के कोने कोने से लोग आकर वहाँ शिक्षा अध्ययन किए थे। फाहियान वेनसांग जो कि चीनी यात्री थे, वो लोग भी यहाँ पे आके ज्ञान का अर्जन किए थे। ये वो नालंदा है। और नालंदा का टूटा हुआ अवशेष ये भी अपने आप में एक सवाल करता है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय आज इस जर्जर स्थिति में चला गया। देखने से भारत वाकई विश्व गुरु था, ये नालंदा को देखने के बाद विश्वास हो जाता है। तो ये नालंदा के कुछ चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। ये नालंदा का बहुत बड़ा पुस्तकालय है जो कि इस समय जीर्ण शीर्ण स्थिति में चला गया है। एक समय बताते थे कि नालंदा को जला दिया गया, काफ़ी दिनों तक ये जलता रहा। जलने के बाद भी इतनी सारी चीज़ें अभी यहाँ पड़ी हुई है। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।